हेलो गाइस, वेलकम टू H2O, द A to Z of Chemistry। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, एंड आई होप कि आप ये कोर्स मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे जीओसी पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 9, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लिया। जीओसी पार्ट 1 में हमने एक डिटेल डिस्कशन की थी नॉमेनक्लेचर पे, और अब इस जीओसी पार्ट 2 में हम आइसोमेरिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अभी तक जो 8 लेक्चर्स हुए उसमें हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले आइसोमेरिज्म क्या होता है, फिर उसके क्या क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में हमने सीखा दो ब्रॉड क्लासेस थी, एक स्टीरियो आइसोमर्स और एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया और फिर हमने स्टार्ट की स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में वाइंड अप किया था। ठीक है, और आज इस लेक्चर में हम डिस्कशन शुरू करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आने वाले हैं, और जनरली ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि उस पर हमने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, हर एक चीज को अंडरस्टैंड करना ही जरूरी है। अगर एक बार ये अंडरस्टैंडिंग बन गई तो वेल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। बट जनरली अगेन टेलिंग यू कि बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता। सो हम यहाँ पे आपकी कैसे हेल्प करने वाले हैं? वेल, हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 5-6 लेक्चर्स लगाएंगे इस टॉपिक को समझने के लिए, सो दैट कि कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। कैसे समझेंगे? वेल, हम एक ये ऑलरेडी हमेशा आप जानते हो कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो आपको हर एक चीज रिटन फॉर्म में मिलती है। रिटन फॉर्म में देते हुए हर एक टॉपिक को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। और यहाँ पे जैसे आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी देखा होगा कि मॉडल्स के साथ हर चीज को एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे भी आपको हर एक चीज को मॉडल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी, और साथ ही में उन सब मॉडल्स के आपको 3D डायग्राम्स भी शो करूंगी, सो दैट कि आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दिस इज ऑल रिलेटेड टू कि एटम स्पेस में कैसे ओरिएंटेड है। तो जब तक आप उन चीजों को देख नहीं लोगे और उसका कॉरस्पॉन्डिंगली हम उसको डायग्राम्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो नहीं समझ लोगे, तो वेल आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ सकता। सो वी हैव ट्राइड अ लेवल बेस्ट कि आपको ये टॉपिक बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेल, हम पढ़ने वाले हैं कि कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और साथ ही में इसको स्टडी करते हुए हम समझेंगे कि एनांशियोमर्स और डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं। तो इस लेक्चर में यहाँ से बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, और फिर धीरे 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 हम इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। सो कायरल मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कायरल ऑब्जेक्ट समझते हैं सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, इसके लिए अब आपके सामने एक लाइन है, लेट अस सी रीड दैट लाइन टुगेदर कि ये क्या लिखा हुआ है। इस पे लिखा है, एवरीथिंग हैज अ मिरर इमेज बट नॉट ऑल थिंग्स दे आर सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस। इसका मीनिंग क्या है? वेल, हम इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लिखा है, एवरीथिंग हैज अ मिरर इमेज। वेल, इसको लिखते हुए मेरे दिमाग में एक मूवी आई जो कि मैंने बहुत छोटे होते देखी थी। और उस मूवी में मैंने क्या देखा था कि एक लड़की थी जो कि एक मिरर शीशे के सामने बैठी थी, और वो बैठ के ऑब्वियसली तैयार हो रही थी, और तभी से उसको पीछे से कोई आहट सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई आ रहा है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी एक फ्रेंड उसके पास आ रही होती है। वो अपनी फ्रेंड से बातें करने लग जाती है। बातें करते करते अचानक उसका ध्यान मिरर पे जाता है, और व्हाट शी सीज, वेल, उसको अपनी फ्रेंड का इमेज मिरर में दिखाई ही नहीं देता। बहुत हैरान होती है, वापस अपनी फ्रेंड की तरफ देखती है, उससे फिर बातें करती है, बट अब उसका ध्यान शीशे से जा ही नहीं रहा, क्योंकि उसको अपनी फ्रेंड मिरर में दिखाई ही नहीं दे रही। वेल, वो उसकी फ्रेंड नहीं थी, कौन था? वेल, वो एक गोस्ट था, एक भूत था। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब, इस कहानी का मॉरल क्या है? इस कहानी का मॉरल ये है कि हर एक चीज का, हर एक ऑब्जेक्ट का एक मिरर इमेज होता है। अगर हमें वो मिरर इमेज नहीं दिखाई दे रहा है तो वेल, वो क्या है? वो एक भूत है।
ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो एवरीथिंग हैज अ मिरर इमेज, बट नॉट ऑल थिंग्स दे आर सुपरपोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस. हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं. वेल, अगर आप ये अब देखो, तो ये हमारा सपोजिटली एक लेफ्ट हैंड है. लेफ्ट हैंड को आपने मिरर के सामने रखा, तो आपको क्या दिखाई दिया? उसकी मिरर इमेज दिखाई दी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये वाली फिंगर से इक्वी डिस्टेंट मिरर से आपको वही फिंगर दोबारा से दिखाई देगी, और एंड तक जाते जाते आपको मिरर से यहाँ सबसे दूर आपका थंब दिखाई दे रहा था, इधर आपको सबसे दूर दूसरा ये इसका इमेज में थंब दिखाई दे रहा है. ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम इकट्ठे देखें तो ये कैसे दिखाई देंगे? वेल, ये एक लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, बिल्कुल ऐसे. राइट, तो ये मेरा हैंड, ये इसकी इमेज, ये ऑब्जेक्ट, तो ये उसकी इमेज. तो ये हमारे लेफ्ट और राइट हैंड्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं. राइट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. अब हम क्या करते हैं? अब हम इन दोनों को सुपरपोज करने की कोशिश करते हैं. एक के ऊपर दूसरे को हमने रखा. अब आप क्या देख रहे हो? वेल, कि आप ये देख रहे हो कि ये हाथ इसको पीछे से पूरा ढक नहीं सकता. आपको कुछ ना कुछ पोर्शन पीछे वाले हाथ का दिखाई दे रहा है. इसका मतलब क्या है? कि दे कैन नॉट बी सुपरपोज्ड. आपको कुछ ना कुछ हिस्सा ऑब्जेक्ट और इमेज का दोनों का दिखाई देगा. राइट, वो ओवरलैप नहीं करेंगे. जबकि अगर आप ये एक फ्लास्क देखो, उसकी मिरर इमेज देखो, तो वो एक आइडेंटिकल इमेज है, और अगर मैं इस फ्लास्क को उठा के उसकी इमेज के ऊपर रख दूं तो आपको बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा, और आपको ऐसे लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट ही पड़ा है, ये फ्लास्क ही पड़ा है, उसके पीछे कुछ नहीं है. जबकि हैंड्स के केस में आप देख सकते हो कि एक के पीछे एक है. राइट, तो हर एक ऑब्जेक्ट की एक मिरर इमेज होती है. मेरे इस हैंड की ये मिरर इमेज है. राइट, मगर हर एक ऑब्जेक्ट अपनी मिरर इमेज पे सुपरपोजेबल नहीं होता. फ्लास सुपरपोजेबल है, मगर मेरे हैंड्स नहीं है. ठीक है, आई समझ में आपको अच्छी से बात. ऑलराइट, सो 1894 में विलियम थॉमसन, जिनको लॉर्ड केल्विन के नाम से जाना जाता था, उन्होंने एक वर्ड कॉइन किया फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ मिरर इमेज सुपरपोजिबिलिटी. और उन्होंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट को हम कायरल बोलेंगे अगर वो अपनी मिरर इमेज पे सुपरपोजेबल नहीं है. तो अगर मेरा ये हैंड एक कायरल ऑब्जेक्ट है, तो ये अपनी मिरर इमेज पे सुपरपोजेबल नहीं होना चाहिए. अगर नहीं है तो हम इसको कायरल बोलेंगे. अगर ये सुपरपोजेबल होगा तो हम इसको ए कायरल बोलेंगे, नॉट कायरल. ठीक है, so a chiral object is non-superposable on its mirror image. ठीक है, लेफ्ट हैंड इज नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज ऑफ द राइट हैंड. आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया. और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो सिजर्स, स्पाइरल स्टेयरकेस, स्क्रू थ्रेड्स, ग्लव्स, शूज, ये सब कायरल ऑब्जेक्ट्स हैं. ग्लव्स और शूज को इजीली बहुत अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर आपके पास राइट साइड का ग्लव होगा तो आप उसको लेफ्ट हैंड में नहीं पहन पाओगे. जबरदस्ती से अगर पहन भी लोगे तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे. राइट हैंड का ग्लव, राइट साइड का ग्लव राइट हैंड में ही डलेगा, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट हैंड में ही डलेगा. सिमिलरली जो शूज हैं, वो भी आप लेफ्ट साइड वाला जो शू होगा उसको राइट फुट में नहीं पहन पाओगे, और राइट वाला शू लेफ्ट फुट में नहीं पहन पाओगे. लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ही डालना पड़ेगा, राइट वाले को राइट में ही डालना पड़ेगा. पहनने की कोशिश करोगे तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे, जरा भी देर नहीं पहन सकोगे. ठीक है, तो इसका मतलब है ये सब क्या है? ये सब कायरल ऑब्जेक्ट्स हैं. ये इसके अंदर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंडेडनेस, राइट हैंडेडनेस डिफरेंट है. अगर डिफरेंट है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, और हम उनको बोलेंगे कायरल ऑब्जेक्ट्स. अब नेक्स्ट आ जाते हैं ए कायरल ऑब्जेक्ट्स. ए कायरल का मीनिंग नॉट कायरल, जो कायरल नहीं है. तो ए कायरल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर आइडेंटिकल टू देयर मिरर इमेज. ठीक है, बट बेटर वे उसको डिफाइन करने का ये होगा कि हम ये बोले कि ए कायरल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिसकी एक सुपरपोजेबल मिरर इमेज होती है. ठीक है, रादर देन सेइंग कि आइडेंटिकल टू द मिरर इमेज, हम क्या बोलेंगे कि इट हैज अ सुपरपोजेबल मिरर इमेज.
क्यों ऐसा बोलते हैं आप अभी अंडरस्टैंड करोगे जैसे जैसे हम आगे स्टडी करेंगे, बट जस्ट रिमेंबर दिस, आइडेंटिकल में कभी ना कभी आप फंस सकते हो, आपको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट कायरल है मगर वो अकायरल होगा। मगर अगर आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो कि अपनी मिरर इमेज पे सुपरपोजेबल है, तो वो हमेशा कायरल नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, ए कायरल। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फ्लास्क का एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी देखा था, और अब हमारे पास क्या है, एक टेबल है, एक फोक है, एक ग्लास है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि हमारे जो हैंड्स हैं वो कायरल है, जबकि ये फ्लास्क जो है वो ए कायरल है। हैंड के साथ साथ ग्लव्स, शूज, स्पाइरल स्टेयरकेस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि कायरल हैं, और बहुत सारे सिमिलरली एग्जाम्पल्स होंगे जो कि ए कायरल ऑब्जेक्ट्स के होंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो लेट मी शो यू दैट, बहुत मजा आएगा आपको उसको अंडरस्टैंड करने में। तो चलिए देखते हैं। हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कायरल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ए कायरल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, विद द हेल्प ऑफ द अल्फाबेट्स। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि आपके सामने अल्फाबेट ए है और अल्फाबेट एच है। ये अगर हम माने ऑब्जेक्ट है, इसके सामने अगर हम मिरर रख देंगे, जो कि आप इस लाइन के साथ देख सकते हो, तो इसके सामने जो बना है वो क्या होगा, उसकी मिरर इमेज। और मिरर इमेज ए की बिल्कुल ए के जैसे, और H की मिरर इमेज बिल्कुल H के जैसे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज एक दूसरे को बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। ठीक है, और अगर ये एक दूसरे को आइडेंटिकल हैं तो वेल ये क्या है, ये है ए कायरल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इनका कोई भी लेफ्ट हैंड नहीं है, इनका कोई भी राइट हैंड नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे, ये एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है, और ये क्या है, ए कायरल ऑब्जेक्ट्स। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं बी का, पी और एल का। ऑलराइट, अब आप पी और एल में क्या देख रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका मिरर इमेज, ये एल उसका मिरर इमेज, और ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, एक दूसरे को से डिफरेंट है। और जब ये एक दूसरे को आइडेंटिकल नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, ये है कायरल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट दे आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। मगर यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल देखना है, और वो एग्जाम्पल है सी और बी का। अब सी और बी में हम क्या देखते हैं कि अगेन ये एक दूसरे को ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, दोनों डिफरेंट लग रहे हैं, मगर मैं फिर भी कहती हूँ कि ये कायरल नहीं है, ये ए कायरल है। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे को आइडेंटिकल है, मगर दिखने में तो ये आइडेंटिकल दिख नहीं रहे हैं हमें। तो ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि ये जो है ये ए कायरल है, जबकि पी और एल कायरल है। राइट, तो इसके लिए आपको उसकी नेक्स्ट डेफिनेशन पे जाना होगा, जो हमने कहा कि एक बेटर डेफिनेशन है। और बेटर डेफिनेशन क्या है, कि बेटर डेफिनेशन में हम कहते हैं कि कायरल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो तो हमने क्या किया, हमने इसको ए को ए के ऊपर रख के देखा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमें अब नीचे वाला इमेज दिखाई नहीं दे रहा, ऑब्जेक्ट के साथ नीचे की इमेज कंप्लीटली ओवरलैप हो गई। इसका मतलब है कि ये ए ऑब्जेक्ट और इमेज ए दोनों सुपर इम्पोजेबल हैं, और इसलिए ये दोनों आइडेंटिकल हैं, और इसलिए ये ए कायरल है। सिमिलरली आप ये H के साथ भी कर सकते हो। अगर हम H को उसकी इमेज पे लगा के देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ एक ही H दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं, ये सुपर इम्पोजेबल हैं एक दूसरे के ऊपर, और इसलिए ये कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ए कायरल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, अब अगर हम P को देखते हैं, P को हमने देखा सुपर इम्पोज करके, तो हमने क्या देखा कि ये जब हमने इसको सुपर इम्पोज किया तो वेल ये एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करते। ठीक है, आप अब P को एज एन ए देख सकते हो, क्योंकि नीचे से आपको इमेज का पोर्शन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ने मिरर इमेज को कंप्लीटली ओवरलैप नहीं किया, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, हमने उसको कह दिया है कि वो क्या है, वो है कायरल ऑब्जेक्ट। मगर यही हमने जब सी के लिए किया, हमने सी को भी इसके ऊपर सुपर इम्पोज करके देखा, तो हमें क्या लगा,
कि ये एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, अब तो ये ओ की तरह दिख रहे हैं। फिर भी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये एक कायरल है? वो इसलिए है क्योंकि जो कंप्लीट डेफिनेशन है कायरल और ए कायरल ऑब्जेक्ट्स की, वो क्या है कि दे शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसको घुमा के सी को देखना होगा कि कहीं पे ये एक दूसरे को आइडेंटिकल तो नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको 90 डिग्री पे घुमाया। ठीक है, जब मैंने इसको 90 डिग्री पे घुमाया, आई होप यू कैन सी कि ये अभी भी एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं है। बट मैंने अब क्या किया, मैंने इसको 180 डिग्री के एंगल पे घुमा दिया। अब आप देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज एक दूसरे को आइडेंटिकल हो गए। ठीक है, आइडेंटिकल हो गए किसी भी डायमेंशन में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए कायरल। हम इसको कायरल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलते, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। इसकी कहानी है कि हमारे पास दो भाई हैं, एक ऑब्जेक्ट सी और एक है इमेज सी। ठीक है, एक को हम ओ सी बोल देते हैं, एक को हम आई सी बोल देते हैं। ठीक है, अब ओ सी और आई सी एक मेले पे गए और वहां पे जो आई सी था वो गुम गया। ठीक है, और जब ओसी बड़ा होता है तो उसकी मम्मा कहती है कि हमें उसको ढूंढना तो चाहिए कि कहाँ पे गया। तो कहता कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो, मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा, बट आप मुझे बताओ मैं उसको ढूंढूं कैसे। तो वो उसकी मम्मा कहती है कि वो तुम्हारे बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो अगर तुम उसको ढूंढोगे तो बस सिर्फ ये देखो कि जो तुम्हारे से बिल्कुल मिलता जुलता हो उसको ढूंढ के ले आना, तो वो तुम्हारा भाई होगा। कहता ठीक है, वो जाता है। ठीक है, तो वो सबसे पहली बारी जब आईसी को घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते मिलता है, तो इस तरीके से मिलता है। तो उसको लगता है कि ये जो आईसी है ये मेरा भाई तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे आइडेंटिकल तो है नहीं है। ठीक है, तो वो चला जाता है और ढूंढने लगता है, कहीं और घूमता घूमता पहुंच जाता है, तो इस तरीके से पहुंच जाता है। अभी भी वो उसको फिर से आईसी मिलता है, मगर उसको फिर भी पहचान नहीं आती कि ये आइडेंटिकल है। फिर वो थोड़ा और घूमते घूमते इस तरीके से ऐसे पहुंच जाता है, और अब उसको लगता है कि ये वाह, ये तो बिल्कुल मेरा भाई है, आइडेंटिकल है मुझसे, तो ये मेरा ही भाई होगा, और उसको अपने घर ले जाता है और वो सब मम्मी को भी पहचान लेती है कि हाँ आइडेंटिकल है। इसका मीनिंग क्या है स्टोरी का? इसका मीनिंग ये है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस में घूम रहे हैं। ठीक है, कभी वो किसी तरीके से ओरिएंटेड होते हैं, कभी वो किसी तरीके से ओरिएंटेड होते हैं। कभी हम उसको एक डायरेक्शन में दो मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं तो हमें वो अलग अलग लगते हैं, मगर थोड़ी देर बाद जब वो मॉलिक्यूल घूम जाता है तो हमें लगता है कि ये तो दोनों सिमिलर हैं, वो दोनों आइडेंटिकल हैं। तो अगर हमें घुमाते घुमाते मॉलिक्यूल को कहीं पे भी लगे कि वो एक दूसरे से आइडेंटिकल आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक आयरन है। दे शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, कायरल ऑब्जेक्ट वो दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल इन 3 डायमेंशंस, जबकि ए कायरल ऑब्जेक्ट वो दैट इज सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया कायरल ऑब्जेक्ट और ए कायरल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो चलिए अब आगे पढ़ाई करते हैं। सो आई होप अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया विद द हेल्प ऑफ दीज अल्फाबेट्स कि कायरल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और ए कायरल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब सेम हम इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में यूज करेंगे कि कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और ए कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अप्लाइंग थॉमसन्स टर्म टू केमिस्ट्री वी से दैट अ मॉलिक्यूल इज कायरल if its two mirror image forms they are non superimposable in 3 dimensions। एक मॉलिक्यूल को हम 3 डायमेंशन में देखते हैं, उसकी लेंथ भी होती है, उसकी ब्रेथ भी होती है, उसकी हाइट भी होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसकी अगर हम मिरर इमेज लें और उस मिरर इमेज के ऊपर उसको सुपरपोज करने की कोशिश करें किसी भी डायमेंशन में, ठीक है, किसी भी डायमेंशन में हमें वो सिमिलर ना दिखाई दे, राइट तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कायरल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो, मैं आपको इसको मॉडल्स के साथ भी एक्सप्लेन करूंगी, बट पहले आप ये डायग्राम देखो। ठीक है, तो डायग्राम में हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट ए है, एक कायरल मॉलिक्यूल है। ओके ये कायरल मॉलिक्यूल कैसे है, हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, हम इसको एक मिरर के सामने रखेंगे। मिरर के सामने रखा तो हमारे पास एक इमेज आ गई, तो ये हमारे पास उसकी इमेज आ गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इसको इसके ऊपर रख के देखा।
ठीक है। हमने इसको जब ऊपर रख के देखा तो आप अभी यहाँ पे जैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये जो H है ये राइट साइड पे जा रहा है, ये जो H है ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है। अगर आप इसको सुपरपोज करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ये आपको बिल्कुल आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के थम्स की तरह दिखेगा। ठीक है। और ये सुपरपोज करेंगे तो ये कंप्लीटली एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। ठीक है। अब ये दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजेबल। मगर हमें इसको सिर्फ एक ही डायमेंशन में नहीं चेक करना होता, हमें इसे रोटेट करके 3 डायमेंशंस में चेक करना होता है, जिसमें हम अभी धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे। मगर अगर आप यहाँ पे ही एटलीस्ट देख रहे हो, आपको अंडरस्टैंड इतना हो रहा है कि ये मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल नहीं है। अगर हम इसको सुपरपोज करने की कोशिश करें तो मान लो कि तीनों डायमेंशंस में, जैसे कि यहाँ पे आप इसको सुपरपोज नहीं कर पाओगे, आप इसको जब घुमाकर भी देखोगे तो आप इनको कभी भी एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज नहीं कर पाओगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल्स। ये पी और एल की तरह है, ये बी और सी की तरह नहीं है। ठीक है। तो ये पी और एल की तरह है, और जो पी और एल की तरह होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, chiral molecules. The term chiral, this is coming from a Greek word जिसका meaning होता है hand, and when this is applied to molecular systems whose asymmetry results in handedness, उसकी asymmetry, उसके अंदर कोई symmetry नहीं है और उस symmetry की न होने की वजह से हम देखते हैं कि उसके अंदर handedness है, वो right hand left hands की तरह है। तो that is the existence of a pair of non superposable mirror images shapes। ठीक है। तो ये हमारे पास एक पेयर बन गया। हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट ए है, ये एक ऑब्जेक्ट बी है। जैसे कि ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। हमारे पास राइट और लेफ्ट हैंड दोनों होते हैं, एक नहीं होता। ठीक है। तो हमारे पास उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, और ऑब्जेक्ट ए हमें राइट हैंड की तरह दिख रहा है, ऑब्जेक्ट बी हमें लेफ्ट हैंड की तरह दिख रहा है। दोनों को जब हम उनकी मिरर इमेजेस देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि ए के लिए जो बी है वो उसकी मिरर इमेज है, बी के लिए जो ए है वो उसकी मिरर इमेज है। लेफ्ट हैंड के लिए राइट हैंड उसका मिरर इमेज है, राइट हैंड के लिए लेफ्ट हैंड उसका मिरर इमेज है। तो ये दो कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एक दूसरे के लिए मिरर इमेजेस हैं, और ये दोनों मिरर इमेजेस ऐसी हैं जो कि नॉन सुपरपोजेबल है। ठीक है। इसलिए ये दो कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल्स। दोनों ही कायरल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, ये दोनों कायरल मॉलिक्यूल्स हैं, और ये एक पेयर बन गया। राइट। एक पेयर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, उसकी स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, ए के लिए बी मिरर इमेज है, बी के लिए ए मिरर इमेज है, और दोनों एक दूसरे पे सुपरपोजेबल नहीं है। राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट। सो हमारे पास अब जो आइसोमर्स हैं उसको क्लासिफाई करने का एक और डिफरेंट वे आ गया। तो आइसोमर्स पहले वो कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। उसको फर्दर हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये आपने क्लासिफिकेशन पहले लेक्चर से देखना शुरू किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होंगे जिनके अंदर जो एटम्स हैं उनकी डिफरेंट कनेक्टिविटी होगी, चाहे वो चेन आइसोमर्स हो, पोजीशन हो, फंक्शन हो, मेटामर्स हो, टॉटोमर्स हो, उनमें सब में एटम्स की डिफरेंट कनेक्टिविटी होती है। स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, एटम्स की सेम तरह की कनेक्टिविटी होगी, मगर डिफरेंट क्या होगा, स्पेशियल अरेंजमेंट। अब स्टीरियो आइसोमर्स में हम दो तरह के आइसोमर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है। इनैंशियोमर्स और डायास्टीरियोमर्स। आप पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ चुके हैं, उसको कहाँ पे इस क्लासिफिकेशन में फिट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट अभी के लिए आप ये अंडरस्टैंड करो कि हमारे पास दो तरह के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। एक को कहते हैं हम इनैंशियोमर्स और दूसरे को हम बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स। इनैंशियोमर्स वो आइसोमर्स होंगे, वो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर।
ठीक है, जैसे कि हमारा एटम ए, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी था। दो कंपाउंड हैं जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उनके अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम देख सकते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट एटम्स की डिफरेंट है, और वो ऐसे डिफरेंट है कि दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो ऐसों को आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर्स। और डायास्टीरियोमर्स दे आर नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, एक ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स स्पेशल अरेंजमेंट एटम्स की डिफरेंट, बट वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस मोर। सो अंडरस्टैंड करते हैं इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। इनैंशियोमर्स सबसे पहले दे आर स्टीरियो आइसोमर्स हुज मॉलिक्यूल्स दे आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड दे अकर ओनली विद द कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूल्स दे आर कायरल। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंपाउंड ए है, ये एक कायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये कायरल मॉलिक्यूल है और हम इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं, हमारे पास ये मिरर इमेज आती है। ठीक है, और ये जो मिरर इमेज है, अब ये एक्चुअली में मिरर इमेज नहीं है, ये हमारे पास एक कंपाउंड बी है। ठीक है, कंपाउंड बी और कंपाउंड ए एक दूसरे के लिए बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि वो अपने मिरर इमेज को देख रहे हो। जैसे कि लेफ्ट हैंड जब राइट हैंड को देखता है तो उसको लगता है कि ये मेरी मिरर इमेज है, मगर वो होता तो राइट हैंड है, उसकी मिरर इमेज नहीं होता, वो एक अलग हैंड है। ठीक है, वो एक अलग ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल वैसे ही ए के लिए बी एक मिरर इमेज है, बी के लिए ए एक मिरर इमेज है, मगर ये दोनों अलग कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कायरल कंपाउंड्स हैं। ऑलराइट, तो कायरल कंपाउंड कौन सा होता है? जिसके अपनी मिरर इमेज पे सुपरपोजेबल नहीं होगा। ऑलराइट, और ये अपनी मिरर इमेज पे सुपरपोजेबल नहीं है। फाइन। सो ऐसा अब जो हमारे पास पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर्स। कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, दे आर नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ऑलराइट, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर्स। आई होप दिस इज क्लियर। So diastereomers क्या हैं? Well, diastereomers they are stereoisomers whose molecules they are not mirror images of each other. Meaning क्या है? Enantiomers और diastereomers दोनों ही stereoisomers हैं, मगर enantiomers होने के लिए molecules को एक दूसरे की mirror image होना जरूरी है। ठीक है, मगर डायास्टीरियोमर्स के अंदर वो ऐसे स्टीरियो आइसोमर होंगे जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे ही नहीं। ठीक है, ये मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज है ही नहीं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर आप ये देखोगे सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन और ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन और हाइड्रोजन लगा है, इसके साथ भी क्लोरीन और हाइड्रोजन लगा है, इसके साथ क्लोरीन हाइड्रोजन लगा है, इसके साथ भी क्लोरीन हाइड्रोजन लगा है। तो एटम्स की कनेक्टिविटी भी सेम है। डिफरेंस कहाँ पे है? उनकी स्पेशल अरेंजमेंट में। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड की सेम साइड पे क्लोरीन एटम्स को देख रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड की साइड पे हम एक क्लोरीन और हाइड्रोजन को देख रहे हैं। तो स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसलिए ये स्टीरियो आइसोमर्स है। मगर क्या हम एक दूसरे इन दोनों को कह सकते हैं कि एक दूसरे की मिरर इमेज है? राइट, तो अगर आप यहाँ पे एक मिरर रखोगे और आप देखोगे इनको कंपेयर करके, तो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। सिस के लिए उसकी मिरर इमेज क्या होगी? बिल्कुल यही वाली होगी। ठीक है, ट्रांस के लिए भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो सिस के लिए इसकी मिरर इमेज ये है, सिस के लिए ट्रांस उसका मिरर इमेज नहीं है, मगर ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हुज मॉलिक्यूल्स दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, उसको हम बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे दे विल ऑलवेज बी डायास्टीरियोमर्स, दे विल नेवर बी इनैंशियोमर्स। ठीक है, तो अब आप एक कैटेगरी में फिट कर दिया हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक अब हमारे पास इनैंशियोमर्स है, एक हमारे पास डायास्टीरियोमर्स है, और जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो सब क्या होंगे? डायास्टीरियोमर्स।
ये बहुत बारी एग्जामिनेशन में आता है, सो प्लीज इसको हमेशा याद रखना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे आर ऑलवेज डायास्टीरियोमर्स। अब हम और स्टडी करेंगे इनैंशियोमर्स के बारे में, क्योंकि हमें एक्चुअली में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो स्टडी करना है वो इनैंशियोमर्स के बारे में मेजर स्टडी करना है। ठीक है, तो जो इनैंशियोमर्स हैं दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स, राइट। तो जैसे कि कंपाउंड ए था और कंपाउंड बी था, वो इनैंशियोमर है, वो हमेशा दो है, राइट। तीन आपको इनैंशियोमर नहीं मिलेंगे, आपको हमेशा दो ही मिलेंगे, वो हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ पेयर में प्रोड्यूस होते हैं? वो पेयर में प्रोड्यूस होते हैं हमेशा एक केमिकल रिएक्शन में। अ रिएक्शन ऑलवेज प्रोड्यूसेस टू इनैंशियोमर्स, ऑलराइट। एक कंपाउंड और एक ऐसा कंपाउंड जो उसकी मिरर इमेज है। और बट अगर आप नेचर में देखो, वेल यू विल बी वेरी सरप्राइज कि हमें इनमें से दोनों इनैंशियोमर्स में से जनरली सिर्फ एक ही कंपाउंड मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता है कि एक रिएक्शन में हमें दो इनैंशियोमर्स मिलते हैं मगर नेचर में सिर्फ एक ही मिलता है? वेल इसको हम अभी थोड़ी देर बाद स्टडी करेंगे, बताऊंगी आपको सब कुछ, बट अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में बताएंगे। ठीक है, कुछ और लेक्चर्स के बाद बताएंगे, टू बी वेरी स्पेसिफिक। हमने अभी बहुत सारी पढ़ाई करनी है इस टॉपिक के ऊपर। अब इसके अलावा इनैंशियोमर्स में जो कुछ आपने अभी स्टडी किया, आपके दिमाग में अभी भी कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है वो ये है कि व्हाट स्ट्रक्चरल फीचर्स मस्ट बी प्रेजेंट फॉर टू मॉलिक्यूल्स टू एग्जिस्ट एज इनैंशियोमर्स। ऐसे कौन से स्ट्रक्चरल फीचर्स होने चाहिए जिससे हमें ये पता लगे कि ये मॉलिक्यूल्स इनैंशियोमर्स हैं? तो वेल इनैंशियोमर्स आप सिर्फ वहीं पे देखोगे जहां पे मॉलिक्यूल्स कायरल होंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो कायरल है या नहीं? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या अपनी मिरर इमेज पे सुपरपोजेबल है या नहीं। कैसे देखेंगे ये अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे, बट एटलीस्ट हमें ये मालूम लग गया कि इनैंशियोमर्स वो कंपाउंड होंगे जहां पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स कायरल होंगे। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल ए कायरल होगा तो वो इनैंशियोमर कभी नहीं बना सकता, उसका इनैंशियोमर कभी पॉसिबल नहीं होगा। और मॉलिक्यूल को कायरल कब कहते हैं? जब वो अपनी मिरर इमेज पे सुपरपोजेबल नहीं होता। ठीक है, so now what is the relationship between the chiral molecule and its mirror image? Well, they are what we call as enantiomers. तो एक chiral molecule और उसका mirror image एक pair of compounds form करेगा जिसको हम enantiomers बोलेंगे। कंपाउंड ए ने देखा कि बी मेरा मिरर इमेज, बी ने देखा ए मेरा मिरर इमेज, ये और भी दोनों क्या बन गए? इनैंशियोमर्स। धीरे धीरे सब और अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ, डायग्राम्स के साथ, मॉडल्स के साथ सब अच्छे से समझ में आएगा। सो इनैंशियोमर्स क्या है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल है 2-ब्यूटेनॉल। अगर मैं आपको कहूं कि 2-ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो तो वेल आप ये लिखोगे। ठीक है, 4 कार्बन की चेन है तभी तो ये ब्यूट है। तो 4 कार्बन की चेन बनाई, पोजीशन नंबर 2 पे एक ऑल है, इसका मतलब एक OH ग्रुप है, हमने पोजीशन नंबर 2 पे एक OH लगा दिया और ये आपके पास एक कंपाउंड आ गया जिसे हमने कहा 2-ब्यूटेनॉल। अब अगर मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देती C4H9OH जो कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और आपको कहती कि पॉसिबल कंपाउंड्स बताओ, तो बहुत सारे बना देते, जैसे कि ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल और बहुत सब कुछ एक्स्ट्रा जो आप लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ चुके हो। 3 कार्बन की चेन, पोजीशन नंबर 1 पे लगाया, पोजीशन नंबर 2 पे लगाया, फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंट कर दिया, बहुत कुछ आप लोग सीख चुके हैं एंड आई एम श्योर कि आप सारे के सारे इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज बना देते। बट अब मैं आपको पूछ रही हूँ कि कितने कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2-ब्यूटेनॉल के साथ? तो वेल एक ही कंपाउंड है? नहीं, एक ही कंपाउंड नहीं है, ऐसे हमारे पास दो कंपाउंड है। क्यों दो कंपाउंड है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इसको 2 डायमेंशनली 3 डायमेंशनली देखना पड़ेगा। आपको एटम्स की स्पेशियल अरेंजमेंट को देखना पड़ेगा। तो स्पेशली अगर हम अरेंज करें इन एटम्स को तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक वेज एंड डैश
रिप्रेजेंटेशन है फॉर 2 ब्यूटेनॉल। कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? ये वाला कार्बन जिसपे OH लगा हुआ है, ये वाले कार्बन को हमने यहाँ पे माना, इस पे OH लगा है, साथ में इस पे H भी लगा है। एक साइड पे इस पे मिथाइल ग्रुप है जो कि आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे एक कार्बन एंड होगा तो ये एक CH3 होगा। सिमिलरली अब दूसरी साइड पे यहाँ पे एक कार्बन CH2 और यहाँ पे कार्बन CH3, CH2 CH3। तो ये एक कैसी रिप्रेजेंटेशन आ गई? स्पेशल अरेंजमेंट को बताती हुई अरेंजमेंट आ गई फॉर 2 ब्यूटेनॉल। ये सिंपल एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था। यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं कि एटम्स कैसे प्लेस्ड हैं। कैसे बताते हैं? अगर आप ये देख रहे हो कि ये सिंपल लाइंस है, इसका मतलब है कि ये जो दो ग्रुप्स हैं ये प्लेन ऑफ द पेपर पे लाई कर रहे हैं कार्बन के साथ, और ये OH ग्रुप जिसको हमने कि वेज के साथ ड्रॉ किया है, मैंने आपको ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी बताया था कि ये जो सॉलिड वाला ट्राइंगल है इसको हम वेज बोलते हैं। ठीक है, तो जो वेज के साथ हमने रिप्रेजेंट किया इस OH को, इसका मतलब है कि ये पेपर के प्लेन से बाहर हमारी तरफ आ रहा है, और ये जो H है ये पेपर के प्लेन से बाहर निकल रहा है मगर पीछे की तरफ, हमारे से ऑपोजिट साइड पे। ठीक है, तो OH हमारी तरफ, H पीछे की तरफ, और ये वाले 3 एटम जो कार्बन होगा, ये मिथाइल ग्रुप और ये इथाइल ग्रुप, ये कहाँ पे होंगे? ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। मैं अभी इसको आपको मॉडल्स के साथ सब कुछ दिखाने वाली हूँ सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सिमिलरली अब इसको हम एक 3D डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब 3D डायग्राम में हम इसको कैसे देख रहे हैं कि ये हमारे पास यही वाला कार्बन है। ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन लगा है, एक OH लगा है, एक CH3 लगा है, एक C2H5 लगा है। तो चारों आप देख सकते हो कि इसके ऊपर डिफरेंट कलर के ग्रुप्स लगे हुए हैं, डिफरेंट बॉल्स हैं। राइट, तो डिफरेंट कलर की बॉल्स जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इस कार्बन के ऊपर डिफरेंट तरह के ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक CH3, एक C2H5, एक हाइड्रोजन और एक OH। अब ये वाले जो दो ग्रुप्स हैं ये आप देख सकते हो, इनकी जो लाइन है कार्बन की बॉल के ऊपर एक्सटेंड कर रही है। इसका मतलब है कि ये हमारी तरफ आ रहे हैं दोनों ग्रुप्स, और ये वाले दो ग्रुप्स कहाँ पे जा रहे हैं? ये पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, अगेन मॉडल्स के साथ अभी दिखाने वाली हूँ, मगर उससे पहले आप इसके क्या देख लो, मिरर इमेजेस। ठीक है, तो हमारे पास अगर इस वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन का मिरर इमेज बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? बिल्कुल इसको उल्टा कर देंगे। कार्बन को रखा सेंटर में, अब ये हाइड्रोजन राइट साइड पे है, अब ये लेफ्ट साइड पे हो गया। OH लेफ्ट साइड पे है, अब ये राइट साइड पे हो गया। ठीक है, अब मिथाइल ग्रुप हमने बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया। उतना ही डिस्टेंस दूर पे फ्रॉम द मिरर आपको दोनों ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज मिल के एक एक पार्ट मिल जाएगा। कार्बन जितनी डिस्टेंस पे है उतना ये वाला कार्बन भी होगा, जितनी डिस्टेंस पे ये हाइड्रोजन मिरर से है उतनी ही डिस्टेंस पे आपको दूसरी साइड पे हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो ऐसे हम मिरर इमेजेस ड्रॉ करते हैं, बस उसको सिर्फ उल्टा कर दो। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसका अब मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगेन कार्बन और कार्बन उतने ही डिस्टेंस पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, OH OH, C2H5 C2H5, CH3 CH3। तो ये इसके मिरर इमेजेस बन गए। ठीक है, ये वाला इसका मिरर इमेज, ये वाला इसका मिरर इमेज। अब ये जो दो कंपाउंड्स हैं, अगर अब ये दो ऑब्जेक्ट है और मिरर इमेज है, ऑब्जेक्ट को हमने इसके मिरर इमेज पे इमेजिन किया कि सुपरपोज किया। जब सुपरपोज करेंगे किसी भी डायमेंशन में, आप करके देख लोगे, आपको भी दिखा भी दूंगी कि किसी भी डायमेंशन में आप सुपरपोज करके देखोगे, वेल ये एक दूसरे पे सुपरपोज नहीं होंगे कंप्लीटली, कुछ ना कुछ दूसरे मॉलिक्यूल का आपको जरूर दिखाई देगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? ये हैं कायरल मॉलिक्यूल। अगर ये मानो कि ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, दोनों अलग अलग हैंड्स हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, और ये दोनों ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। ठीक है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? ये दोनों कायरल मॉलिक्यूल्स हैं, मगर ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। और ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स को जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज दिखाई दे, उसको क्या हम बोलते हैं? इनैंशियोमर्स।
तो ये दो कंपाउंड्स हैं, ये भी ब्यूटेन टू ऑल है, ये भी ब्यूटेन टू ऑल है, मगर ये दोनों ब्यूटेन टू ऑल्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, जो कि हम धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। मगर ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, दोनों एक दूसरे पर सुपरपोजेबल नहीं है। आई होप आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आ गया। हमने इस लेक्चर में यही समझना है, अगले लेक्चर में और बहुत कुछ समझेंगे, मगर ये समझ में आई होप आप लोगों को आ गया। ठीक है, तो अभी हम इसको मॉडल्स के साथ अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हम एक वेज और डैश रिप्रेजेंटेशन को एक एक्चुअल मॉडल के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे हम इनैंशियोमर्स को एक्चुअल मॉडल्स के साथ देख सकते हैं। अब आज इस लेक्चर में आपने 4 असेंशियल चीजें सीखी। सबसे पहले ये जो दो डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम क्या मीन करते हैं, उसके बाद कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। इन चारों चीजों को इस मॉडल के साथ अंडरस्टैंड करके कोरिलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस मॉडल को और इस 3D डायग्राम को कंपेयर करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर में एक ब्लैक वाला कार्बन है, ये ब्यूटेन टू ऑल का स्ट्रक्चर है। ब्लैक कार्बन है, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एक C2H5। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3 और 4, 4 कार्बन की चेन। सेकेंड पोजिशन पे एक OH ग्रुप और इस सेकेंड वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन, जिससे आप देख सकते हो इस ब्लैक वाले कार्बन के आसपास 4 डिफरेंट कलर के ग्रुप्स। और अब आप इस मॉडल में भी यही देख सकते हो कि हमारे पास ये ब्लैक वाला सेंटर में कार्बन है और उसके आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं। एक ये ब्लू वाला, ये मिथाइल है, ये ग्रीन वाला OH है, ये ऑरेंज वाला C2H5 और ऊपर हाइड्रोजन। ठीक है, तो 4 डिफरेंट कलर की बॉल्स अराउंड द ब्लैक कार्बन, और इससे हमको रिलेट कर रहे हैं अपने ब्यूटेन टू ऑल के स्ट्रक्चर के साथ। राइट, अब आप डायग्राम में जो देख सकते हो वो ये है कि ये OH और C2H5, इससे ब्लैक बॉल से बाहर की तरफ आपको ये बॉन्ड दिख रहा है। तो इसको हम मॉडल में अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बाहर को कैसे दिख रहा है। राइट, तो अगर आप ये देखो, ये ब्लैक बॉल है, इसमें ये OH और ये C2H5, तो ब्लैक बॉल से ये बाहर को आ रहे हैं, इस प्लेन में लाइनें करें। राइट, अगर ये इसकी प्लेन हो तो ये दोनों बाहर को आ रहे हैं, तो इसको हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है एक्सटेंडेड बॉन्ड की लाइन पे, जो कि कार्बन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, और बाकी के आप दोनों जो ग्रुप्स हैं उनको देख सकते हो कि वो पीछे को जा रहे हैं, और आप मॉडल में भी देख सकते हो कि वो पीछे को जा रहे हैं। हाइड्रोजन आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा कि वो पीछे को जा रहा है। राइट, अगर मैं इसको घुमा दूं तो आप इसको ज्यादा बेटर तरीके से देख सकते हो कि अब हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप ये दोनों आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, और ये और दोनों पीछे को जा रहे हैं। राइट, सो इस तरीके से ये कार्बन के अराउंड टेट्राहेड्रली ये 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ओके, दो आप देख सकते हो कि ये वर्टिकली दिख रहे हैं इन रिलेशन टू दीज टू, जो कि जो हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली। दो ग्रुप्स आगे को आ रहे हैं, दो ग्रुप्स पीछे को जा रहे हैं। तो ये डिफरेंट आप जो 3D डायग्राम्स देखो उसमें आप इसी तरीके से इसको अंडरस्टैंड करोगे। नेक्स्ट चीज जो है वो है कि वेज और डैश डायग्राम के साथ इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो वेज और डैश डायग्राम में जो आप देख रहे हो वो ये है कि ये कार्बन, दो ये सिंपल ऑर्डिनरी लुकिंग लाइंस, सिंपल लुकिंग लाइन के साथ एक CH3 और ये एक C2H5, एक वेज के साथ OH और एक डैश के साथ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब हम जो सिंपल ऑर्डिनरी लुकिंग लाइंस हैं इसका थोड़ा सा, तो अब आप यहाँ पे देखो कि आपके पास एक मिथाइल और एक इथाइल, हमने उसको इस तरीके से इस बॉक्स के साथ टच किया है कि ये तीनों एटम्स कार्बन, मिथाइल और इथाइल, ये कैसे कर रहे हैं, ये तीनों इस बॉक्स की प्लेन को टच कर रहे हैं। ठीक है, अब जब प्लेन को टच कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि अब ये हाइड्रोजन बाहर को आ रहा है, और पीछे मैंने ग्रीन बॉल को पकड़ा है जो कि इस बॉक्स से पीछे को जा रहा है। राइट, अगर मैं इसको घुमा दूंगी तो ये बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे कि हमारा डायग्राम है, वेज एंड डैश डायग्राम। तो ये दो, अब आप देखो, जो ब्लू बॉल है और ऑरेंज बॉल है और ब्लैक कार्बन है, ये सिर्फ एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, इस बॉक्स को टच कर रहे हैं। ग्रीन बॉल आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, ग्रीन बॉल आप देख सकते हो बाहर की तरफ आ रही है टूवर्ड्स यू।
तो इसका मतलब है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेज के साथ, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। और हाइड्रोजन जिसे मैंने पकड़ा हुआ है, अगर उसको छोड़ूंगी तब आप देख सकते हो कि ये पीछे जा रहा है बॉक्स से, तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर बट बैकवर्ड्स। अगर ग्रीन बॉल बाहर आ रही है तो व्हाइट वाली बॉल पीछे को जा रही है, राइट। तो जो आगे को आ रहा है हम उसको वेज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पीछे को जा रहा है उसको हम डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जो तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, कार्बन ब्लू बॉल और ऑरेंज बॉल, उसको हम ऑर्डिनरी लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप एक वेज एंड डैश डायग्राम देखोगे, अब आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि वो कैसे होगा। सिमिलरली ये जो 3D डायग्राम्स आपने देखे हैं उसको भी आप अब मॉडल के साथ इमेजिन कर सकते हो कि एक्चुअली में मॉलिक्यूल कैसा होगा। सारी रिप्रेजेंटेशन में बार बार आपको मॉडल दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, सो दैट कि आप इसको मॉडल के साथ एक बार अच्छे से कोरिलेटेड फॉर्म में देख लो। और उसके बाद हम सिर्फ डायग्राम्स और 3D मॉडल्स, 3D डायग्राम्स और वेज डैश के साथ भी अगर पढ़ाई करें तो आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। अब नेक्स्ट बात है कि ये कायरल मॉलिक्यूल है, ये कायरल कैसे है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो हमने कहा कि ये जो ब्यूटेन 2 बॉल है, दिस इज अ कायरल मॉलिक्यूल। तो कायरल मॉलिक्यूल के लिए कंडीशन क्या है, कायरल मॉलिक्यूल के कंडीशन ये है कि अगर हम इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज लेंगे, तो पहले हम मिरर इमेज ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसका मिरर इमेज ले लिया, तो अगर हमने इस यहाँ पे इमेजिन करो कि एक मिरर रखा, तो मिरर में जो आपको दिखाई देगा वो ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ऑलराइट। अब ये दोनों ब्लू बॉल्स आप देख सकते हो बिल्कुल साथ साथ में। मिरर, अगर ये सपोजिटली ये मिरर पड़ा है यहाँ पे, तो ये ब्लू उतना ही डिस्टेंस पे दूसरा ब्लू, ग्रीन और ग्रीन, ऑरेंज और ऑरेंज, व्हाइट और व्हाइट, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ये मेरा एक्चुअल स्ट्रक्चर, अगर ये ब्यूटेन 2 हॉल है, ये उसका मिरर इमेज। अब अगर ये अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल ना हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। अब मैंने इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया, इसके ऊपर लाके बिल्कुल इसके पास पास में रख दिया, सो दैट कि मैं कंपेयर कर सकूं, ठीक है। अब क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है तो एग्जैक्टली तो आप उसको ऊपर नहीं रख सकते हो, बट आप उसको पास पास लाके कंपेयर कर सकते हो। लेट अस पुट इट, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में अच्छे से दिखाई देगा। तो अब ये ब्लू और ग्रीन पास पास में दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लू ग्रीन, तो इसका मतलब है ये सुपर इम्पोज तो नहीं करेंगे, एक दूसरे के पीछे से दूसरा इमेज दिखाई देगा, राइट। सुपर इम्पोजेबल नहीं है, मगर सुपर इम्पोजेबिलिटी में आपको इसको देखना है 3 डायमेंशन में। अगर मैं सपोजिटली इसको अब ऐसे घुमा दूं, तो आप देख सकते हो कि क्या ये सुपर इम्पोजेबल है। अब ये जो व्हाइट और ग्रीन है वो इकट्ठे होंगे, और घुमा दिया, अब क्या है, ब्लू वाला बॉल ऊपर चला गया, व्हाइट और ब्लू बॉल्स यहाँ पे ये इकट्ठे हो गए, अगेन ये सिमिलर नहीं है। मैं इसको इस तरीके से भी घुमा के देख सकती हूँ। मैं इसको जितने भी तरीके से घुमा कर देखूंगी, वेल आई विल फाइंड कि ये मुझे कभी भी एक ऐसे स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे जो एक दूसरे को आइडेंटिकल होंगे। तो ये मेरा कंपाउंड था, ये इसकी इमेज थी, और ये दोनों सुपर इम्पोजेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मेरा ये कंपाउंड क्या है, एक कायरल मॉलिक्यूल है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जब अगर मैं उसको उसकी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज करूंगी तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा इन 3 डायमेंशन, ठीक है। तो कायरल मॉलिक्यूल समझ में आ गया कि ये वाला मॉलिक्यूल एक कायरल मॉलिक्यूल है। अब इनैंशियोमर क्या है, तो इनैंशियोमर वो 2 कंपाउंड हैं। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लेती हूँ, एक कायरल मॉलिक्यूल लेती हूँ और उसकी मैं मिरर इमेज ड्रॉ कर देती हूँ, या उसका मिरर इमेज वाला स्ट्रक्चर ले आती हूँ आपके सामने, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल और ये उसकी इमेज, ये दोनों क्या है, इनैंशियोमर्स है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये इनैंशियोमर्स है। ये कंपाउंड ए, ये कंपाउंड बी, दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके से आइडेंटिकल नहीं है, राइट, ऑलराइट। अब अगर हम कहें डेफिनेशन वाइज, तो ये दोनों एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, C4H9OH। दोनों का एक ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, सेम ही कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स है। इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, इसके साथ भी एग्जैक्टली वही 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं सेम तरीके से, राइट। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। फर्क क्या है इन दोनों की, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का।
और ऐसे अरेंजमेंट में फर्क है कि एक ऐसा लगता है कि दूसरे का मिरर इमेज है। तो दो डिफरेंट कंपाउंड हैं हमारे पास, इन दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स को जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, वो एक दूसरे की मिरर इमेज लगे, ऐसी मिरर इमेज जो कि एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ना हो सके, ऐसे दो कंपाउंड्स को हम इनैंशियोमर्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को ये पूरे का पूरा कंसेप्ट इन मॉडल्स को देख के बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज जो रह गई है वो ये है कि मुझे एक मॉलिक्यूल को देख के कैसे मालूम लगेगा कि वो एक कायरल मॉलिक्यूल है या नहीं, क्या उसका एक एनांशियोमर होगा या नहीं। वेल, इसलिए ये तो नहीं है कि हर बार हम एक मॉडल बना के देखें, उसका मिरर इमेज वाला मॉडल बनाएं, उन दोनों को सुपर इम्पोज करके देखें हर एक डायमेंशन में, और फिर बताएं कि ये मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं, ये इनैंशियोमर शो का इनैंशियोमर इसका होगा या नहीं। वेल, उसके लिए हमें एक तरीका सोचना होगा कि हम सिर्फ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को अगर पेपर पे लिखा हुआ भी देखें तो हम ये बता सकें कि वो मॉलिक्यूल कायरल होगा या नहीं, वो मॉलिक्यूल कायरल है या वो मॉलिक्यूल ए कायरल है। और अगर वो मॉलिक्यूल कायरल है तो उसका मतलब है कि वो अपना इनैंशियोमर भी फॉर्म करेगा। तो कायरल मॉलिक्यूल अगर मालूम लग गया तो ये भी पता लग जाएगा कि उसका इनैंशियोमर भी होगा। ऑलराइट, अगर वो ए कायरल है तो उसका एनांशियोमर भी नहीं होगा। तो रह गया हमारे पास सीखना कि मॉलिक्यूल को हम कैसे असर्टन करेंगे कि वो कायरल है या नहीं, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कायरल मॉलिक्यूल्स वो स्टीरियो आइसोमर्स जो कि अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। एक मॉलिक्यूल जो कि अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल नहीं है, और वो मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज इनैंशियोमर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं। और इनफैक्ट इस पे मुझे एक लेक्चर नहीं, शायद 2 लेक्चर्स लगेंगे आपको समझाने में कि किसी भी मॉलिक्यूल को आप देख के कैसे बताओगे कि वो कायरल है या नहीं। सो आज का ये लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप जो कुछ इस लेक्चर में सीखा आपको सबको समझ में आया। बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं डिस्कस करने के लिए, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट, और साथ ही में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अपनी पढ़ाई खूब से करते रहिए। बाय बाय।